नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। खेती की मेन स्ट्रीम में इस वक्त क्या चल रहा है, ऐसे कौन कौन से छिपे हुए क्षेत्र हैं जिनसे आपको आज के वक्त में ज्यादा फायदा हो सकता है। खेती की पुरानी पद्धतियों में कौन से आधुनिक बदलाव किस तरह, कब और कैसे करें, क्या क्या सावधानियां रखें और किन चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ऐसे तमाम सवालों का जवाब है कृषि दर्पण। IIT इंजीनियरों का नया नजरिया, पराली को बनाया कमाई का जरिया। बिना जमीन कैसे बने किसान, पाए लाखों की उपज जैसा मुनाफा। कृषि दर्पण। पराली जलाना एक समस्या है, लेकिन इसका समाधान संभव है। IIT दिल्ली के कुछ छात्रों ने 4 वर्षों की मेहनत के बाद एक करिश्मा कर दिखाया है। इन छात्रों ने पराली से इको फ्रेंडली कप प्लेट बनाने का फॉर्मूला तैयार किया है। पराली जलाने की समस्या को खत्म करने वाला यह स्पेशल फॉर्मूला क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद सुखद होगा। दिल्ली, NCR समेत हरियाणा, पंजाब और यूपी में जो गहरे काले बादल उमड़ रहे हैं, ये नतीजा है सालों से पराली जलाने का। आज आलम यह है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में बिना मास्क के सांस लेना तक दूभर हो गया है। बच्चे, बूढ़े विषैले धुएं के चलते अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी का शिकार बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ व्यक्तिगत तौर पर भी लोग इससे निपटने के रास्ते निकाल रहे हैं। कई बार तो समस्याएं इतनी जटिल होती हैं जिसके लिए जन आंदोलनों का भी सहारा लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग इन आंदोलनों से हटकर अकेले ही विवेक और बुद्धि के सहारे कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल निकल जाता है। ये छोटा सा दफ्तर देखिए, बोर्ड और इस पर लिखे छोटे छोटे नोट्स। IIT दिल्ली के छात्र अंकुर के 4 साल के संघर्ष का ये सार है। इस दफ्तर से इन कप प्लेट्स को आकार देने तक की कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे। चलिए अब आपको अंकुर कुमार के स्टार्टअप की प्रयोगशाला में ले चलते हैं, जहां कामयाबी के फॉर्मूले तो हैं ही, देश की प्रदूषण और पराली वाली जानलेवा समस्या का समाधान भी मौजूद है। दिल्ली, NCR समेत पूरे उत्तर भारत की हवा जिस पराली से बर्बाद हो रही है, उसी बर्बादी की हवाओं पर IIT दिल्ली के छात्रों ने कामयाबी का स्टार्टअप तैयार करके दिखाया है। ये कामयाबी का ऐसा फॉर्मूला है जिससे प्लास्टिक, प्रदूषण और पराली 3 समस्याओं का हल निकाल लिया। धान की पराली में ऐसा है कि इससे ना पेपर बन सकता है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से, ना ही ये बढ़िया कैटल फीड है। तो हमने इस चीज़ को केमिकली प्रोसेस करके एक ऐसा रॉ मटेरियल तैयार किया है जिससे कि इंडस्ट्री में इसका आसानी से इस्तेमाल हो सकता है और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। पराली से प्रदूषण फैलता है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन पराली का इस्तेमाल करके रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें भी बनाई जा सकती हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। इस पहल की शुरुआत अंकुर कुमार ने मई 2014 में ग्रीष्मकालीन परियोजना के रूप में की थी, जब वो बीटेक कर रहे थे। उनका विचार था कि फसल अवशेष से जैविक रूप से अपघटित कर बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए उनके अंदर एक तकनीक विकसित करने का विचार आया, जिस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। फ्रॉम 2014 हम लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, और जब दिल्ली में पोल्यूशन हुआ और हम लोग इस चीज़ पर काम कर रहे थे तो हमें लगा कि ये तो काफ़ी एक अनयूज्ड
एग्रो रेसिड्यू है जो कि काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्स है, जिससे कि हम लोग सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, जो भी वैल्यूएबल फाइबर्स हैं, इससे एक्सट्रैक्ट करके प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो हमने 3-4 सालों में यहीं IIT में एज ए स्टूडेंट्स इस चीज़ पे काम किया और फिर हमने इस चीज़ को कमर्शियलाइज करने के लिए अपना एक स्टार्टअप बनाया जिसका नाम है क्रिया लैब्स। खेत और कॉलेज के बैकयार्ड जैसे दिखने वाली ये जगह दरअसल IIT दिल्ली के ग्रामोदय केंद्र का कैंपस है और ये है खेतों से यहाँ तक पहुंची वो पराली जिसे कई किसान आज भी जला रहे हैं। लेकिन इस लैब में इसी पराली से कैसे कमाई की जा रही है, ये सुनने के बाद पराली जला रहे किसान भी अपनी आदतें सुधार लेंगे। अंकुर के मुताबिक 1 एकड़ धान के खेत से करीब 2 टन पराली निकलती है। 1 एकड़ खेत की पराली के बदले में किसान 3 से 5 हजार रुपए कमा सकता है। इसके साथ ही रोजगार के भी अवसर बनेंगे। जैसे ही हम लोग किसानों से बात करते हैं तो एक सिंपल सा फंडा उनका ये रहता है कि भाई अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मुझे ये काम करने में कोई हानि नहीं है। तो हम लोग चूंकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि किसानों को 4,000 से लेकर 5,000 रुपए पर एकड़ तक हम लोग दे सकते हैं राइस स्ट्रॉ के लिए। अब सुनिए कैसे पराली से कप प्लेट बनाई जा रही है। वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर, केमिकल्स, बीटर और कुछ बाल्टियां, मोटे तौर पर यही IIT के छात्रों की लैब है। ये कुछ मशीनें पराली की शक्ल बदलकर उसे कपड़े से लेकर प्लेट तक और कागज की शीट से लेकर फर्नीचर तक में ढालने लायक बना सकती हैं। हम लोग सबसे पहले पराली को काट कर लाते हैं ऐसे छोटे छोटे फॉर्म में। एक सिंपल सा चारा काटने वाली मशीन से हम लोग इस चीज़ को काटते हैं। पराली कट की ऐसे छोटी छोटी हो जाती है। उसके बाद हमने एक सिंपल सा जो घर में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन है उसको हमने यहाँ पर रखा है। जिस तरीके से हम लोग कपड़े धोते हैं उसी तरीके से उस राइस स्ट्रॉ को भी हम लोग इसमें डालकर धो देते हैं। अब वो जो पराली इसमें से धुल गई उसको हम लोग अपने इस प्रोप्राइटरी केमिकल में मिलाते हैं। उस पराली को अपने केमिकल में मिक्स करके इसमें डाल देते हैं और 1 से 1.5 घंटा इसको चलाते हैं। ये समझिए कि घर में जैसा हमारा सिलौटा होता था जिसमें कि हम लोग चटनी बनाते हैं, ये कुछ उसी टाइप का है। ये ऊपर का मोटर है जो घूमते रहता है और नीचे एक पत्ती लगाया हुआ है। अच्छा, तो फाइबर्स इसमें से जाता है और ऐसे पीस के चटनी बन जाता है जिसको हम लोग पल्प कहते हैं। IIT के एक्सपर्ट्स और सरकार के फंडिंग की मदद से ये सफलता की कहानी तैयार तो हो गई, लेकिन अब जरूरत है कि सरकार पराली से कप प्लेट बनाने वाले इस फॉर्मूले की मदद से पराली जलाने की समस्या को खत्म करने वाली योजना को भी जल्द से जल्द आगे बढ़ाए, क्योंकि पराली जलाने के चलते दिल्ली गैस का चैम्बर बन जाता है। साथ ही अन्य पड़ोसी राज्य में भी धुंध छा जाती है जिसका असर आम आदमी की सेहत पर पड़ता है। इसके लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब इस तकनीक के आने के बाद किसान इसी पराली से माला माल होंगे। पराली की समस्या से कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पोल्ट्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह ऐसा बिजनेस है जिसमें सरकार भी पूरा सपोर्ट करती है। सरकारी एजेंसी नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा पोल्ट्री बिजनेस का पूरा सपोर्ट किया जाता है। इसके लिए जरूरत है आपको थोड़ी जानकारियों की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी कुछ तकनीक और जानकारियां इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। इस समय सर्दी का सीजन चल रहा है। इस सीजन में अंडे और चिकन की डिमांड बढ़ जाती है और यह पोल्ट्री बिजनेस करने का भी सही समय है। अगर आपको कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो तो पोल्ट्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यह ऐसा बिजनेस है जिसमें सरकार भी पूरा सपोर्ट करती है। सरकारी एजेंसी नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा पोल्ट्री बिजनेस का पूरा सपोर्ट किया जाता है। इसके लिए जरूरत है आपको थोड़ी जानकारियों की। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोल्ट्री बिजनेस कैसे शुरू करना है और इसे शुरू करने के लिए आप नाबार्ड से किस प्रकार मदद ले सकते हैं। आपको बता दें, पोल्ट्री बिजनेस 2 तरह का होता है। पहला अंडों का बिजनेस और दूसरा चिकन का।
और यदि आप चिकन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ब्रॉयलर मुर्गियां पालनी होगी। इस तरह की स्कीम है, उसमें नाबार्ड को भारत सरकार ने एक योजना दे रखी है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, NLM शॉर्ट में बोलते हैं। इस योजना में पोल्ट्री फार्मिंग भी है, इसके अंतर्गत पिग फार्मिंग भी है, इसके अंतर्गत गोट फार्मिंग भी है, शिप फार्मिंग भी है। तो इस तरह के जो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हमारे जो युवा हैं वो आसानी से इसमें बैंक से लोन लेकर के और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रोजेक्ट्स के मुताबिक यदि आप ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20,000 मुर्गियों से बिजनेस शुरू करना होगा। तो आपको थोड़े से पैसे का इंतजाम करना होगा और बैंक आपको लगभग कुल टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% का लोन भी मिल जाएगा। इसके अलावा सरकार आपको 25% की सब्सिडी भी दे सकती है। तो पोल्ट्री में 20,000 बर्ड्स, यानी कि कोई भी जो हमारा युवा किसान है वो 20,000 बर्ड्स तक का प्रोजेक्ट अपने खेतों में अपने घर पे लगा सकता है और उसमें जो है उनको पर 1000 बर्ड्स 56,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। ये 25% या 56,000 जो मिनिमम होगा वो मिलेगा। तो अगर हम 20,000 बर्ड्स तक जाते हैं तो ये सब्सिडी करीब 11.5 लाख से ऊपर पहुँचती है। नाबार्ड के मुताबिक एक हेल्दी ब्रॉयलर चूजा लगभग 16 से 18 रुपए में मिल जाता है और एक चूजा अच्छा व पौष्टिक आहार मिलने पर 40 दिन में 1 किलोग्राम का हो जाता है। नाबार्ड के मॉडल प्रोजेक्ट के मुताबिक ब्रॉयलर फार्मिंग में आप लगभग 70 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं, जबकि आपका इस पर कुल खर्च 64 से 65 लाख रुपए तक हो सकता है, जिसमें चूजे की खरीद, दाना, दवाइयाँ, इंश्योरेंस, शेड का किराया, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्टेशन आदि शामिल है। यानी कि आप 40 से 45 दिन में लगभग 5 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। जबकि लेयर ब्रीड के चूजे 4 से 5 महीनों में अंडे देना शुरू कर देते हैं और औसतन साल भर में लगभग 300 अंडे देते हैं। यदि आप 1,000 से 20,000 मुर्गियों से लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको 1,000 लेयर पोल्ट्री पर 1 लाख रुपए तक की सरकार की तरफ से सब्सिडी राशि का प्रावधान है। यानी इस प्रकार से 20,000 यूनिट पर 20 लाख रुपए तक अनुदान का लाभ ले सकते हैं। बाकी राशि आप बैंक से लोन करा सकते हैं। बैंक से आसानी से लोन लेने के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस की सहायता भी ली जा सकती है। इसी में जो लेयर फार्मिंग होती है जिसमें अंडों का उत्पादन होता है, तो लेयर फार्मिंग में भी आप 20,000 बर्ड्स तक का लेयर यूनिट लगा सकते हैं और उसमें भी जो सब्सिडी है वो थोड़ा ज़्यादा होती है क्योंकि वो यूनिट थोड़ा महंगा लगता है। उसमें 1,000 बर्ड्स पर 1 लाख की सब्सिडी है, यानी कि टोटल 20,000 बर्ड्स पे जो है वो 20 लाख की सब्सिडी मिलती है किसी एक किसान भाई को। अच्छा, ये है इसमें स्कीम में कि 20,000 बर्ड्स एक बार का सैंक्शन की बात नहीं है, वो 20,000 बर्ड्स एक टाइम में उसके पास होने चाहिए, यानी साल में अगर वो 6 बार बर्ड्स को निकालता है तो वो 6 बार 20,000 बर्ड्स उसमें सकता है। यदि आप 10,000 मुर्गियों से लेयर फार्मिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप पहले साल में लगभग 35 लाख रुपए का अंडे बेच सकते हैं। साथ ही 1 साल बाद मुर्गियों को चिकन के लिए बेच दिया जाता है। इससे लगभग 5 से 7 लाख रुपए की आमदनी होगी, जबकि कुल खर्च लगभग 25 से 28 लाख रुपए होगी और साल भर में 12 से 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे के सालों में आपकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है और लाभ का दायरा बढ़ सकता है। नाबार्ड से मुर्गियां पालने और बेचने के अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओपन केज व्हीकल्स व रेफ्रिजरेटर केज व्हीकल इत्यादि सरकारी लाभ ले सकते हैं और पोल्ट्री बिजनेस के मार्केटिंग के लिए ड्रेसिंग यूनिट व मार्केटिंग यूनिट के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। जो इस स्कीम में है कि आप केवल बर्ड्स को रखना और बेचने वाला काम नहीं है, आप इसमें पूरे वैल्यू चेन में आप सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने बर्ड्स को पाला, अब उसको बेचने के लिए आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप ओपन केज व्हीकल और जो रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स है दोनों व्हीकल्स आप फाइनेंस करा सकते हैं। ओपन केज के लिए 2 लाख की सब्सिडी है और जो रेफ्रिजरेटेड वैन है उसके लिए 3,75,000 की सब्सिडी है। अब देखिए, अगर उन्होंने उसको ट्रांसपोर्टेशन किया, ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद में उनको मार्केटिंग आउटलेट्स की जरूरत पड़ती है, तो भारत सरकार ने नाबार्ड के माध्यम से उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान किया हुआ है। हमारे जो किसान भाई है वो अपना खुद का ड्रेसिंग यूनिट और मार्केटिंग यूनिट दोनों लगा सकते हैं।
पोल्ट्री फार्मिंग के लिए स्पेस की खास जरूरत होती है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आप किसी विकसित इलाके में ही पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि यह आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि पोल्ट्री फार्म शहर के निकट ही हो और वहां तक वाहनों का आना जाना आसान हो। कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी या इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मुर्गियों से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। माना जाता है कि एक मुर्गियों को कम से कम 1 वर्ग फुट की जरूरत पड़ती है और यदि यह स्पेस 1.5 वर्ग फुट हो तो अंडे या चूजों के नुकसान की आशंका काफी कम हो जाती है। इसके अलावा फार्मिंग ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां बिजली का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्पण जारी है। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोर। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। क्या कहती है आदिवासी महासभा? क्या है धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर के दिल में? कैसी हलचल है रांची के इस महल में? क्या फरमान दबे हैं इस इंसाफ के भवन में? अभी अभी फैसला सुनाया है। कौन से सपने बिखेरे हैं इन आवाजों ने? कौन से अरमान दबे हैं इन आंखों में? आइए जानते हैं खबर झारखंड से। आप सोचिए, किसानों के परिवार बढ़ते जा रहे हैं और खेत की जोत का आकार घटता जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे युवा हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वो खेती नहीं कर पाते हैं। ज्यादा पूंजी नहीं जिससे कोई बड़ा रोजगार खड़ा कर पाए। ऐसे में उनके लिए आखिरी रास्ता क्या है? इस समस्या का मुकम्मल हल मिलता है खेती से जुड़े रोजगारों में। मधुमक्खी पालन एक ऐसा ही बिजनेस है जिसमें कम पूंजी से शुरुआत की जा सकती है। काफी संघर्ष कर शहद का बिजनेस जमाने वाले बिहार के सदानंद से इस बारे में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय ऐसे अनेक युवकों को रोजगार दे रहा है जिनके पास जमीन नहीं है। बिहार के कटिहार जिले के भिलाई गांव के सदानंद मंडल की कहानी संघर्षों पर विजय पाकर सफल बनने की कहानी है। जमीन और रोजगार न होने के कारण कभी हरियाणा तो कभी जम्मू और राजस्थान के दूसरे बड़े मधुमक्खी पालकों के बड़े फार्म में मेहनत मजदूरी करने वाले सदानंद ने जब अपना रोजगार शुरू किया तो आज वो न सिर्फ 200 मधुमक्खियों के मालिक हैं, बल्कि कई दूसरे लोगों को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ा है। प्रतिबक्सा औसतन 55 किलो तक का उत्पादन लेने वाले सदानंद साल भर में लगभग 11,000 किलो शहद तैयार कर लेते हैं, जिसे 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचकर उन्हें 7,70,000 की आमदनी होती है। इसमें से अगर लागत के तौर पर 2.5 लाख के ऊपर का खर्च घटा दें तो सदानंद को सालाना लगभग 5 लाख से ऊपर की शुद्ध आय हो जाती है। जब मजदूरी करते थे तो जानकारी न होने की वजह से कभी मधुमक्खियों ने काटकर शरीर भुला दिया था, लेकिन आज वही मधुमक्खियां न सिर्फ उनकी दोस्त बन गई हैं, बल्कि उनके जीवन यापन का अच्छा स्रोत भी है।
अब उन्हें घर से हजारों किलोमीटर दूर भटकने की जरूरत नहीं है। पहले तो गए थे, मजदूरी करते थे, बॉक्स में पेंट वेंट करते थे वहाँ, लेकिन देखते थे कि वो लोग कर रहा है, कैसे कर रहा है। हमको वहाँ ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था। बॉक्स उठवाता था, मधु निकलवाता था, या ओवर टाइम में जो है शहद लेने के लिए भेज देता था, हिमाचल वगैरह जहाँ भी नज़दीकी था। फिर अपना मन में सोचे कि यहाँ हम लोग उतना 1300 किलोमीटर घर छोड़ के, घर परिवार छोड़ के यहाँ के मजदूरी करते हैं, ये काम हम अपना बिहार में भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अनुभव करके हमारे गांव से और भी लेबर थे, हम लोग सभी वहां बैठ के प्लान बनाए। प्लान बना के जो है वहां से धीरे धीरे हम लोग कश्मीर फार्म को ही छोड़ दिए, और जो हम लोग साथ में थे वही सब मिल के शुरू किए काम, और साथ में धीरे धीरे जोड़ते आज जो है कम से कम 50 परिवार, यही रोजी रोटी हम लोगों का है, जीना मरना यही हम लोगों का रोजी रोटी ही बन चुका है। दरअसल शहद उत्पादन में मधुमक्खियों को फूल वाली फसलों के एरिया में रखना जरूरी होता है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत भी है। लेकिन इसके लिए अगर आसपास में उपलब्ध फसल चक्र का सर्वे कर सही जगह का चुनाव कर लिया जाए तो इस काम में ज्यादा परेशानी नहीं होती। बीतते वक्त के साथ इसमें सदानंद का अनुभव बड़ी भूमिका निभा रहा है। वो कहते हैं कि हिमाचल, जम्मू और राजस्थान की खाक छानने की जगह अब पराग की बेहतर व्यवस्था बिहार और आसपास ही हो जाती है, क्योंकि शहद का ज्यादा उत्पादन सरसों और लीची के बागों के पास ही मिलता है। सदानंद सीजन की शुरुआत एडवांस सरसों के पास से करते हैं, फिर फरवरी में झारखंड चले जाएंगे। फरवरी बीतते और मार्च शुरू होते लीची के बागों में बक्से लगाते हैं। फिर इसके बाद सूरजमुखी और तिल के खेतों के पास काम बन जाता है। अभी जो है हमारे यहाँ कम से कम 10 दिन तक जो है ये पूरा 10 जनवरी फरवरी तक जो है हमारे यहाँ सरसों उपलब्ध है। तो मार्च से जो है लीची शुरू हो जाता है। वहाँ भागलपुर जिला में ही है, तेतरी नौगछिया के बगल में ही है, तो वहाँ लगाते हैं लीची में 1 महीना जो पूरा मार्च भर जो है लीची चलता है। मार्च वहाँ हो गया। उसके बाद सूरजमुखी का एरिया देखेंगे। उसके बाद जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट फिर पुणे जाते हैं, तो वहाँ जो है कुछ एरिया में इसका तिल का खेती होता है। तो मई में मनिहारी क्षेत्र जो हम लोगों का, फिर अभी गेहूं कट के जो उसमें मकई जो लगता है उसमें जो है गुड़मी होता है, खीरा का फूल जैसा होता है। तो बरसात के टाइम में जो मकई जो लगाते हैं उसमें तो निराई गुडाई कर नहीं पाते हैं जितना होता है, लेकिन उस फूल से जो हम लोगों का कई बार जो है मधु भी 2 राउंड निकल जाता है। कई बार अगर मौसम साथ दे तो 2 से 3 राउंड तक निकल जाता है। अगर ज़्यादा बरसात हो तब जो है नहीं निकलता, लेकिन मधुमक्खी को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलते रहता है। बक्सों को रखने में कई बार सदानंद को वैसे किसान परेशान भी करते थे जिन्हें नहीं मालूम था कि मधुमक्खियां उनकी खेती और उपज दोनों के लिए वरदान के समान हैं। लेकिन सदानंद डटे रहे और किसानों का भ्रम दूर हुआ। मेरा सरसों का फूल खा जाएगा, लीची का रस पी जाएगा। तो लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी विश्वास हो गया। पहले तो मारने के लिए भी आ जाते थे, बक्सा उल्टा देते थे, कई जगह आग भी लगा दिए बक्सा में। लेकिन फिर भी हम लोग रिस्क लेके जो है वहाँ बैठे रहे, और जब तक फल नहीं लगा सरसों में तब तक वहाँ से बक्सा उठने नहीं दिया। लेकिन दूसरे साल जब देखा, उस साल वहाँ बॉक्स नहीं लगाए, किसान देखा पिछले साल मधुमक्खी लगा था तो इतना सरसों हुआ, 3 क्विंटल बीघा हुआ। तो उस साल जो झगड़ा हुआ तो वहाँ लगाए नहीं। तो दूसरे साल जब उनका जो है 2 से 2.5 क्विंटल बीघा निकला, तब वही किसान जो है हमारे घर का पता पूछने लगे, और जो है कई जगह से किसान आए कि नहीं हमारे खेत में रखो। सदानंद बताते हैं कि पहले कटिहार और आसपास में शहद की मार्केटिंग की सुविधा नहीं थी, पर अब बड़े खरीदार जो शहद के सैंपल से संतुष्ट हुए, उन्हें कई शहद उत्पादक मिलकर एक साथ अपने प्रोडक्ट पैक कर भेजते हैं। 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ जो मधु बेचने का सुविधा नहीं था, और बिहार में जो है कोसी कमिश्नरी में सिर्फ टीकापट्टी में पाल रहे थे। लेकिन ये लोग भी कलकत्ता जाते थे बेचने के लिए। 5 साल से जो है अभी हम लोगों को मधु बेचने का भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समूह मिल के जो है
एक जगह 2 जगह, 1 ट्रक हो, 2 ट्रक हो, 3 ट्रक हो, एक जगह मधु रखते हैं। और मार्केट के हिसाब से जो भी मार्केट में रेट होता है वो हम लोगों को घर बैठे अब मिल जाता है। आज अपने 16 साल के अनुभव के आधार पर सदानंद भूमिहीन किसानों को प्रेरित करते हैं। कहते हैं कमाई के मामले में 50 बॉक्स की मधुमक्खी पालन की तुलना 5 बीघा खेती की उपज से की जा सकती है। कम से कम एक आदमी को जो है 50 बॉक्स रखना चाहिए। 50 बॉक्स में जितना आमदनी है 5 बीघा जमींदार, जो जिम्मेदार 5 बीघा का जिम्मेदार है, 5 बीघा खेत जोत रहे हैं, तो हम 5 बक्सा से उसका मुकाबला मधुमक्खी पाल के 50 बॉक्स मधुमक्खी पाल के उसका मुकाबला कर लेंगे और उसका परिवार से हम लोग बढ़िया खाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर 100 बॉक्स रखते हैं तो 10 बीघा जिम्मेदार को हम टक्कर दे देंगे। सदानंद की कहानी इतना तो तय कर ही देती है कि भूमिहीन होने के बावजूद शहद उत्पादन जैसे कई बिजनेस ऐसे हैं जो आपको बेहतर रोजगार दे सकते हैं। बस जरूरत है अवसर पहचानने की और सही ट्रेनिंग के साथ पहल करने की। कृषि दर्पण, जी मीडिया। कृषि दर्पण में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात खेती की उन्नत और नई तकनीक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।